देशवासियों नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, आज पूछ रहा है भारत दोस्तों कि जबरन धर्मांतरण करने पर यूपी से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर अब जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक बवाल मचा हुआ है। जबरन धर्मांतरण को लेकर पूरा देश गुस्से में है। हर कोई इन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस बीच यूपी पुलिस ने धर्मांतरण गैंग का पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है। लेकिन इससे एक चीज और निकल के आई है कि जो लोग आज तक ये कहते थे कि ये दो मजहबों के बीच की बात है और जिस मजहब को बचाने के लिए आपको कानून की जरूरत पड़े, उस मजहब में क्या कुछ दिक्कत है? इस तरह की टिप्पणियां कुछ राजनेता करते थे। लेकिन आज वही राजनेता श्रीनगर में बैठे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कानून लाइए कि ऐसा ना हो। क्योंकि मैं शुरू से कह रहा था कि यह हिंदू मुसलमान या किसी भी दो मजहबों की बात नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, जो जानबूझ के भारत में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को एक दूसरे के साथ देख नहीं सकते, इसीलिए इस तरीके के काम कृत्य करते हैं। और इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाला गैंग का खलनायक कौन है? पूछता है भारत। जबरन धर्मांतरण करने वाले गैंग का आखिर इलाज क्या है? और आज सबसे बड़ा सवाल सीधा और साफ, यूपी धर्मांतरण केस से लेकर जम्मू कश्मीर तक 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। कहां से जुड़े हैं इनके तार? और देश में धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वालों से निपटने के लिए कब आएगा ये देशव्यापी सख्त कानून जो जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक एक हो? पूछता है भारत। और मेरे साथ आज पूरा पैनल है। मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़े हैं कुछ देर के लिए, मेरे साथ जीके साहब जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मनजीत सिंह जी के प्रेसिडेंट हैं, जागो के और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डीएसजीएमसी के, मेरे साथ जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज हैं, हसनैन बकई हैं, रमनीक मान जुड़ रहे हैं, श्रीनगर पहुंच गए हैं वो, अहमद अयाज है, एडवोकेट असगर खान है। लेकिन पहले मैं चाहता हूं आप सब, शादाब चौहान साहब, मौलाना सैयदुल कादरी, आप सब एक फोनो सुनिए। सिरसा साहब, जीके जी, रमनीक मान, ये फोनो है मेरे रिपोर्टर अनुज ने किया है। ये इस तरह के जो ये जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं ना, इनके पीछे कौन लोग हैं और इनके तार कहां से जुड़े हैं? प्लीज सुनिए, 2 मिनट का है ये फोनो और फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। कोई पैकेज नहीं है आज, कोई रिपोर्ट नहीं है। सुनिए। अनुज बोल रहा हूँ, रिपब्लिक टीवी दिल्ली से। हाँ जी। तो अगर 1 मिनट फ्री हो तो आपसे प्लीज बात कर सकता हूँ? बात करें सर, जरूर जी। आप आईओयू से बोल रहे हो ना? मतलब आईओयू पे रिप्रेजेंटेटिव मेन आप ही है ना, या हैदराबाद ऑफिस से? जी 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 बिल्कुल सर, मुझे एक चीज पता करनी थी कि आईओयू का जो ये उमर गौतम साहब की जो वो है ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक दावा सेंटर, इसके साथ भी एमओयू साइन हुआ है ना? उमर कौन बताया आपने? उमर गौतम जो है इनका, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है ना ये इस्लामिक दावा सेंटर। अच्छा, हाँ जी जी, याद आ रहा है जी, बोलिए। बिल्कुल जी जी। तो इस्लामिक दावा सेंटर के साथ भी इसका वो है ना, एमओयू साइन है ना आप लोग का? अनुज भाई, ये हुआ था बहुत दिन हो गया एक्चुअली, इफ आई एम करेक्ट, ये शायद 2011 या 12 की बात है। हाँ, 11 की हो गया। हाँ, मेरे को भी जो जानकारी है 11-12 में ही कुछ साइन हुआ था, क्योंकि आईओसी का गठन तो 2007 में हुआ है ना बिलाल साहब द्वारा। हाँ जी 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 जी। अच्छा, तो मैं भाई साहब ये पूछ रहा था इसमें कि जो एमओयू ये साइन हुआ है किन किन टर्म एंड कंडीशन पे हुआ है? क्योंकि आपको पता होगा अभी उमर गौतम साहब का एटीएस के साथ कुछ वो हुआ, कन्वर्जन को लेके मैटर्स चल रहे थे काफी। हाँ जी जी जी, सुना था मैं एक्चुअली, वो ज्यादा न्यूज फॉलो तो नहीं किया मगर सुना था कुछ में। करेक्ट जी जी जी। तो उसमें बेसिकली मैं बता देता हूँ, जैसे अब ये है कि बिलाल फिलिप साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में, तो उनका आपका इनके साथ वो है एमओयू साइन है इस्लामिक दावा के साथ। तो मैं बस यही पूछना चाहता कि इस्लामिक दावा के साथ जो एमओयू साइन है वो किन किन टर्म एंड कंडीशन पे है, आप लोग का क्या बेस है, ये सारी चीजें।
अभी जैसा बताया मैंने वहाँ अनुज साहब के, ये बहुत दिन हो गए एक्चुअली। तो टू बी ऑनेस्ट ना वो एमओ इफेक्टिव है और ना मेरे को भी उसके ठीक से याद है कि क्या क्या टर्म्स थे और क्या क्या कंडीशन थे। टू बी ऑनेस्ट विथ यू फ्रैंकली अभी अब वो देखना पड़ेगा कि वो क्या था टर्म्स वगैरह। अदरवाइज ये बहुत दिनों की बात है। शायद इनिशियली आई वॉज इन कॉन्टेक्ट विथ हिम शुरू के दिनों में, तो उसके बाद से तो फिर बिल्कुल जो है टच भी चले गया। फिर उसके बाद जो है ना वो इनसे कुछ बातचीत भी नहीं हुई, फिर बस ऐसे ही चले गया वो। अच्छा, लेकिन इनका उमर गौतम की और बजाज ये इनकी बिलाल फिलिप साहब की मुलाकात शायद कतर में कभी हुई होगी जो बताया गया है। एक्चुअली वो फिर वही फिर खुद जाने, क्योंकि मैं खुद अभी तक कभी कतर नहीं गया और मेरी ये यूनिवर्सिटी से जो है डायरेक्ट किसी से मुलाकात नहीं, बस मैं इंडिया का देखता हूँ बस। लेकिन उमर गौतम से कांटेक्ट में थे, है ना? शायद ये एक्चुअली वही बता सकते हैं अनुज साहब। आप बता रहे थे ना अभी के इनके सेंटर से आपकी बातचीत होती थी, या फिर एग्जाम अभी भी इनके आईडीसी पे ही होते हैं ना? हाँ, कतर गए होंगे तो फिर वो शायद मुलाकात किए होंगे। हाँ। अभी अगर वो इन्फॉर्मेशन ऐसी दिए हैं कि मैं उनसे मिला तो फिर हो सकता है मिले होंगे। तो ये है एक सिर्फ 2 मिनट की वो क्लिप मनजिंदर सिंह सिरसा, जीके साहब, रमनीक मान, आरपी सिंह जी, और फिर मैं आऊंगा कादरी साहब, एडवोकेट असगर खान साहब। मैं सबसे पहले जा रहा हूं मनजिंदर सिंह सिरसा, जीके साहब, आरपी सिंह, रमनीक मान। सिरसा साहब आवाज आ रही है आपको? मेरी गाड़ी में बैठे हैं आप, आवाज आ रही है सिरसा साहब? जी बिल्कुल। सिरसा साहब, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप श्रीनगर से वापस आए हैं, रमनीक मान आप इस समय श्रीनगर में हैं। सिरसा साहब, कुछ समय पहले आपकी ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई थी जब आपसे रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में, जबरन धर्मांतरण के बारे में पूछा गया। सिरसा साहब, आपने कहा था भाई जिस मजहब को बचाने के लिए लॉ की जरूरत हो, कानून को बुलाना पड़े, कहीं तो कुछ दिक्कत है। सिरसा साहब, ये एक ऐसी मुसीबत है कुछ लोग कर रहे हैं, ये किसी धर्म से दिक्कत नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ ना रहें। और आपकी जो डिमांड है, अगर किसी भी मजहब की बहू बेटियों के साथ, बहनों के साथ ऐसा हो तो उसके खिलाफ पूरे समुदाय को एक साथ आ जाना चाहिए। और अब आप जो कानून की डिमांड कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उससे इस चीजों में सुधार आएगा और इस तरह के कृत्य ऐसे घिनौने लोग नहीं करेंगे? अब सिरसा साहब बोलिए। देखिए, पहली बात ये जहाँ का वाक़या है जम्मू कश्मीर का, आप जानते हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो हमारी, तो हम तो सुपर मिनॉरिटी में है, मिनॉरिटी भी नहीं सुपर मिनॉरिटी में है। और हमारे तो कुल यहाँ पे वादी के अंदर 50,000 लोग हैं। और 18 साल 1 महीने की एक बेटी है और उसको अधेड़ उम्र के आदमी के साथ उसका निकाह पड़ा गया, या उसकी शादी, जो भी वर्ड उसको कहते हैं। और फिर उसके बाद उसको कोर्ट में बयान पेश किया जाता है। जब यहाँ उसको कोर्ट में पेश किया जाता है तो हमारे जो नौजवान थे उनको पता चल जाता है। और इन दी मीन टाइम ये जब वो वहां पहुंचे तो पता चलता है कि एक और लड़की को कोर्ट में पेश किया हुआ है, और वो लड़की को तो फटाफट वो गाड़ी में लेके भागने में कामयाब होते हैं। लेकिन ये मनमीत जो था, लड़की थी जो, इस लड़की को वो जब हमारे लोग वहां पे पहुंच जाते हैं तो आप समझिए कि रात के 10 बजे तक वो कोर्ट चलती रहती हैं और वो कोर्ट को घेर कर रहते कि हम बाहर जब निकले गए हमें बेटी से मिलाया जाए। तो कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि बेटी के माँ बाप नहीं मिल सकते, लेकिन जो लड़का उठा के ले गया अधेड़ उम्र, उसके रिश्तेदार कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। ये बात पुलिस ने भी, जब कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम मिले तो उन्होंने भी, पुलिस ने भी बात मानी कि ऐसा हुआ है वहां पे। और फिर जब ये बात सामने आई तो लड़कों के जोर के चलते और प्रोटेस्ट के जोर के चलते एक लड़की जो थी वो वापस देने को मजबूर हो गए, दूसरी लड़की वो अभी तक भी लेके चले गए। यहाँ पे क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वहां पे हर आदमी जो वो उनको यही सिखाता है कि नहीं नहीं तुम अब आ गई हो, लड़की हो, तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगी अगर तुमने धर्म नहीं बदला। तो जहां पे भी वो खड़े होना है, अगर वो प्रशासन के सिस्टम में जाना है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि यहाँ पे तो कुल ही 60,000 लोग हैं, 50,000 लोग सिख, और उसमें 400 से 500 परिवार ही हिंदू परिवार हैं, बाकी तो यहाँ पे है ही नहीं, रह ही नहीं गया कोई भी। ये वादी जो है आर्मी और मैं कहूंगा कि सिखों के कारण ही ये खड़ी हुई है। और ऐसे में अगर इन लोगों का फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं रोका गया तो ये तो एक ऐसा चैलेंज हो जाएगा कि जैसे सरकार कह रही है कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे, तो कैसे को आएगा, कैसे किसी का विश्वास बनेगा जो यहाँ पे टिक कर बैठे रहे, अड़कर बैठे रहे। 2200 लोग शहीद हो गए इसी दौरान, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं छोड़ा। अगर उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो ये एक बहुत देश के अंदर। रमनीक मान और मनजिंदर
रमनीक मान, जीके साहब, आरपी सिंह। मैं गाड़ी में हूं, मैं श्रीनगर में हूं। मैं जानता हूं आप अभी श्रीनगर में हैं। मैं चाहता हूं आप 5-7 मिनट और रहें डिबेट में। रमनीक मान, आप श्रीनगर पहुंचे हैं 3:30 बजे। सिरसा साहब प्लीज सुनिए, महत्वपूर्ण है आज। कादरी साहब आ रहा हूं, असगर खान साहब, रमनीक मान आप भी पहुंचे हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश से लेके हमने ये देखा है, और अब जम्मू कश्मीर में एक बेटी के साथ 4 साल पहले हुआ, एक बेटी के साथ अभी हो जाता है। तो ये कुछ लोग हैं, ये किसी मजहब या ऐसा नहीं कि हिंदू से और सिर्फ हिंदू मुसलमान। ऐश्वर्या बोलिए। नहीं, ये एक फिनोमिनन है ऐश्वर्या, इसको ऐसे मत देखिए कि ये वैली तक सीमित है। अभी उत्तराखंड की एक हमारी, जी बोलिए। अरे आप करना रिस्पॉन्ड, पहले बात सुनिए आप प्लीज, प्लीज आप बात सुनिए पहले। उत्तराखंड की एक हमारी बहन थी हरजिंदर कौर, उसके साथ महफूज नाम के व्यक्ति ने, एक ने उसके बेटों को जबरदस्त उसका खतना करवा दिया, तब कुछ नहीं बोले। उससे पहले ननकाना साहब के जो गैर ग्रंथी है, उनकी बेटी के साथ इस तरीके की तशद्दुद हुई। अफगानिस्तान में लगातार ये हो रहा है, सिंध में, बलूचिस्तान में, सब जगह ये हो रहा है, हिंदू बेटियों के साथ, सिखों की बेटियों के साथ। और ये जो केस इन पॉइंट आज मैं जिसकी बात कर रही है, जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वैली की बात कर रहे हैं, ये लड़की मनप्रीत कौर है, और इसको निकाल के ले जाने वाला लड़का है शाहिद नजीर भट्ट। नाम लो और बताओ कौन था वो आदमी। शाहिद नजीर भट्ट नाम का आदमी है जिसने ये हरकत करी है। और वहां पे पुलिस प्रशासन ने भी मुसलसल प्रयास किया, कोशिश करी कि किसी तरीके से इसको कवर कर लिया जाए। एक सब इंस्पेक्टर है यहाँ का लोकल, उसका नाम है सब इंस्पेक्टर नजीर। सब इंस्पेक्टर नजीर ने लड़की के माँ बाप से उर्दू में लिखी हुई एक स्टेटमेंट के ऊपर साइन करवाया, उनको पढ़ के तर्जुमा नहीं बताया कि लिखा क्या हुआ इसमें। यह हालात है। रात को 10 बजे तक यूनाइटेड सिख फोरम करके यहाँ पे एक रीजनल, एक लोकल सिख फोरम है, उनके लड़कों ने, उनके एक्टिविस्ट ने इस लड़की को वहां से रिहा करवाया। और ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है ऐश्वर्या कि ऐसी क्या मतलब ये चीज है जिसको ये कहते हैं कि 18 साल 1 महीने की लड़की है। तो जब लड़की माइनर थी, जब ये 17 साल 11 महीने की थी, 17 साल 10 महीने की थी, तब इसके ऊपर किस तरीके की नजर रखी गई थी? एडवोकेट असगर खान साहब, इसके परिवार के साथ राब्ता, सरदार आरपी सिंह, मंजीत सिंह जी के, देखिए असगर खान साहब, बेटी किसी भी घर की, मैं कहता हूं, देखिए एक कहा जाता है ना, बेटियां सांझी होती है। आप मेरी बात समझिए साहब, बिल्कुल ये किसी मजहब की बात नहीं है। कोई भी मजहब जबरन, चाहे वो जबरन धर्मांतरण हो, ये जिस तरह की चीजें हो रही हैं, इसका समर्थन कौन कर सकता है? किसी भी मजहब के धर्मगुरु कैसे इसका, कोई भी, मैं कह रहा हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई नहीं कर सकता है। बोलिए आप मेरे को असगर खान साहब। देखिए, हाँ देखिए ऐश्वर्या साहब जी, पहली बात तो ये कि हम ये चाहते हैं कि हम भड़काने वाली बातें कम से कम करें कि नहीं, पहले आप इसको कंडेम करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले आप इसको कंडेम करेंगे वकील साहब? सुन लीजिए, आप तो वकील भी हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं उसी कि आप इसको कंडेम करेंगे? 1 मिनट आप बोलेंगे कि जब जो अगर सरदार मंजीत सिंह जी के, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब ने कहा, असगर खान साहब सवाल है मेरा, ऐश्वर्या साहब कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल क्लास, जम्मू कश्मीर के नेता बाहर क्यों नहीं निकलते और कहते कि हम सिखों के साथ खड़े हैं? क्यों नहीं कहते कि हम सिखों के साथ खड़े हैं? ये होना गलत है। बोलिए असगर खान साहब, बोलिए आप असगर खान साहब, सुन रहा हूं। आप बोल रहे हैं भारत पूछता है, मैं भारत से पूछता हूं, आप पूछिए ना, सुन रहे हैं लोग। ये बताइए कि जबरन के मीनिंग क्या होते हैं? मुझे नहीं मालूम आप जबरन की मीनिंग क्या निकालते हैं। मेरी सिर्फ 1 मिनट मुझे देते हैं, 2 मिनट है, बोलिए आप। इस्लाम में जबरन धर्मांतरण और इस्लाम कबूल करना बिल्कुल नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती कराता है तो वो धर्मांतरण है ही नहीं, नंबर 1। वकील साहब, इतिहास भरा पड़ा है, आप लास्ट टाइम इतिहास भरा पड़ा है, क्या बातें कर रहे हैं आप? सुन लीजिए, क्या बातें कर रहे हैं आप? वो इतिहास नहीं भरा पड़ा है। आप अरे भरा पड़ा है इतिहास, मिसलीड करते हैं। इतिहास क्या कंटेम्परेरी भरा पड़ा है, आज मौजूदा केस हुआ था। क्या बातें कर रहे हैं आप? वकील साहब मंजीत सिंह जी के जवाब दे रहे हैं। सेम केस मंजीत सिंह जी के, असगर खान साहब 2018 एक एक करके प्लीज। 2018 आपके पास आरपी सिंह जी आ रहा हूं। 2018 में यूनिवर्सिटी, जो वहां की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक बच्ची पढ़ती थी। उस बच्ची को उसके जो कुलीग्स थे, जो उसके साथ में पढ़ने वाले लोग थे, उन्होंने उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर डाला। जब वो प्रेशर में नहीं आई, इसी बात तो उसको
उसको मारा गया, उसकी गर्दन दबाई गई ताकि वो धर्म परिवर्तन करके एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी करे। अहमद अयाज साहब, अहमद अयाज, मैं समझता हूँ। और मंजीत सिंह जी के सिरसा साहब, एक मिनट, जी के 18 साल की बच्ची, जी के साहब मैं आ रहा हूँ वापस आपके पास। जी के साहब, 18 साल, जी के साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आरपी सिंह जी, मैं चाहता हूं सिर्फ एक बार अयाज साहब को सुन लें। ये सेक्रेटरी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन मैं चाहता हूं अयाज साहब आप मुझे बताइए, क्या आप और मंजीत सिंह जी के, आप बिल्कुल, और रमनीक मान, आप और आरपी सिंह एक साथ खड़े होके उस बिटिया के लिए खड़े नहीं हो सकते? और उस जैसी हर एक बिटिया के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, बिटिया तो सबकी होती है। आप साबित जवाब दीजिए अयाज साहब, चूंकि साबित करिए कि जबरदस्ती हुआ है। चूंकि ये साबित करेंगे, अभी बोलेंगे, ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है, हाँ। इसलिए मुझे थोड़ा क्लियरिफिकेशन और अपनी बात आरपी सिंह सामने रखने का थोड़ा वक्त दीजिए। पहली बात हम ये क्लियर कर दें हर एक को कि इस्लाम वैसे मजहब कोई भी किसी को भी जबरन ना कन्वर्जन रिलीजन का इजाज़त देता है, ना मैरिज पर फोर्स की इजाज़त देता है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर एक के जहन में। अब अगर ऐसे वाक़ात पैदा होते हैं, मेरे जहन के हिसाब से ये दो इंडिविजुअल्स के दरमियान मसला लेना चाहिए और उससे ज़्यादा इसको और नहीं सोचना चाहिए। जैसे मैं अभी सिरसा साहब की बात सुन रहा था, जैसे वो बात कर रहे थे, जैसे ये कम्युनिटी ने किया है, मुस्लिम कम्युनिटी ने किया है। अगर ये आपकी बेटी होती, आपकी खुद की बेटी होती, ऐसा नहीं है कश्मीर में जो इसको कंडेम नहीं करता होगा कि अगर ये आप तो बोलेंगे मुझे माफी चाहता हूँ, आप जैसा वो बात है, आप जैसा आदमी देखा नहीं मैंने। आप इंसान हैं, आप इंसान हैं, अपने आप को इंसान कहलाते हैं, आप अपने आप को इंसान कहलाते हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ मामला नहीं दिख रहा, मुझे मालूम नहीं मामला नहीं दिख रहा, मुझे मालूम नहीं रमनीक मान बता रहा कैसे बंदूक की जोर पर, बंदूक के ऊपर, बंदूक की नोक के ऊपर कैसे लेके उसको वहां से इसकी इजाजत जबरन धर्म परिवर्तन कराकर 60 साल के डेढ़ उम्र के व्यक्ति का शादी। अरे यार रुकिए अयाज खान साहब, आपको लगता है बातचीत नहीं है? आपको अहमद अयाज प्लीज सुनिए अभी, कोई मजबूरी से अहमद अयाज साहब सुनिए, एक मिनट इनको आंसर देता हूं। एक मिनट आरपी सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जा रहा हूं। कादरी साहब आ रहा हूं। उस बेटी को बोलिए, ले आइए, रमनीक मान आ रहा हूं। बेटी को पंजाब ले जाइए और बोलिए वो बयान देगी 164 के अंतर्गत, वो बयान देगी 164 के अंतर्गत और बताएगी किस प्रकार बंदूक की नोक के ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसका 60 साल की अधेड़ उम्र के अपने बाप। कादरी साहब कैसे इसे ठीक मानते हैं? कादरी साहब, सिर्फ कादरी साहब, असगर खान साहब रुकिए। आप जो आरपी सिंह ने कहा आप मुझे बताइए कादरी साहब, किसी भी मजहब में क्या ये ठीक है? तब्दीली यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक कहां ये ठीक हो सकता है? कादरी साहब कैसे इसका समर्थन कर सकता है? मजहब का कन्वर्जन, सुनिए, मजहब का कन्वर्जन तो बहुत दूर की बात है, किसी और मजहब से इस्लाम में आना तो बहुत दूर की बात है। कि अगर कोई मुसलमान लड़की मुसलमान लड़के से भी शादी करती है और उस लड़की की मर्जी नहीं है, कोई जबरदस्ती उससे कबूल है बोलवा रहा है, तो वो निकाह ही नहीं होता, तो मजहब तब्दील होने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन यहां पर जो है आप ये देखेंगे कि बाज औकात में ये लव स्टोरीज हैं और ये लोग उसको दो मजहबों में लड़ा दे रहे हैं। रमनीक मान जवाब दे रहे हैं, दोनों मिलके कादरी साहब रमनीक मान जवाब दे रहे हैं। सुनिए आप, ये जो आप लव स्टोरी का एंगल ला रहे हैं, 16 और 60 साल निकाह के बाद जो रमनीक मान, मंजीत सिंह जी के जी सुनो कादरी साहब, सुनो, यहाँ कोई मतलब ये नहीं है। रमनीक मान, ये 16 और 60 की लव स्टोरी हो रही है। रमनीक मान जवाब दे रहे हैं। जी के जी आ रहा हूं, रुकिए। 16 साल के वाहियात बना है, तुम्हारे को लड़कियां चाहिए 13 साल सिर्फ वन और वन। कादरी साहब सुनिए अब, ये वाहियात बना है। और अगर आप कहते हैं कि जबरन, सुनो, इस्लाम के अंदर गैर इस्लामी से निकाह करना कोई नहीं कर सकता, अरे हो ही नहीं सकता। पहले धर्मांतरण होगा फिर निकाह होगा। क्या बातें कर रहे हो आप? मियां मिट्ठू हो हिंदुस्तान के, आपको शर्म नहीं आती? आप टीवी के ऊपर बैठ के बेहूदगी कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के मियां बिट्टू हैं, आप इनकरेज कर रहे हैं इन चीजों को। आपको मजम्मत करनी चाहिए, आपको सख्त शब्दों में मजम्मत करनी चाहिए। ये जो हुआ गलत हुआ,
आप इसको लव स्टोरी बता रहे हैं। अरे 17 साल की लड़की 60 साल के आदमी से लव स्टोरी करेगी, पॉस्को एक्ट क्यों नहीं लगता उसके ऊपर? क्या वाहियात की बातें कर रहे हैं आप? और ये क्या है, ये क्या जुनून है आपकी कौम के? अतीकुर रहमान मंजीत सिंह जी के 18 साल, अतीकुर रहमान 13-14 साल की लड़की, अतीकुर रहमान निकाह करने का क्या जुनून चढ़ा? अतीकुर रहमान, अरे आप जाइए जी के साहब आ रहा हूं। ये क्या तरीका आपका? ये क्या तरीके कार हैं आपके? नहीं, ये कौन सा लहजा? अतीकुर रहमान, आपने मेरे से ये कहा था, अतीकुर रहमान, जब हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, आपने कहा था ऐश्वर्य अगर ये फाइंड आउट हो गया ना तो मैं इसको कंडेम करूंगा। जी के साहब आ रहा हूं, जी के साहब आप ही के पास आ रहा हूं। आरपी जी आ रहा हूं। 18 साल की लड़की जो है, हाँ बोलिए जी के साहब। अगर 18 साल की लड़की जो दिमागी तौर से भी उसकी प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन हो चुके हैं, 18 साल मैं ये पूछना चाहता हूं, मान साहब रुकिए, मान साहब एक अधेड़ उम्र के जिसकी मान साहब दो शादियां हो चुकी हैं, हाँ। जिसके बच्चे हैं, उसके साथ इसका निकाह पढ़ दिया जाए, गन पॉइंट से उठा लिया जाए और फिर ये कहा जाए कि ये मामला जो है ये कोर्ट कचहरी का है। मैं समझता हूं कि उर्दू में लिखवा के उसके माता पिता से साइन करवा लिए जाए, जिनको उर्दू पढ़नी तक नहीं आती। मैं ये समझता हूं कि ये टोटल एथनिक क्लेंजिंग है। आप वहां पे मिनॉरिटीज को दबा रहे हैं, मिनॉरिटीज को मजबूर कर रहे हैं कि उस मुल्क में, उस स्टेट में रहना उनके लिए मुश्किल कर रहे हैं। पहले कश्मीरी पंडित भाग गए, अब जो सिख हैं ये भी यहां से छोड़ के चले जाएं। अतीकुर रहमान, आप बताइए, आप सुना आपने जी, बोलिए। और उधर बकई साहब और बाबा, हाँ बोलिए। ऐश्वर्या भाई, आपके जितने मेहमान पैनल पे बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ एक ही बात इनसे पूछना चाहूंगा कि संविधान सर्वप्रिय है या नहीं है? हाँ। संविधान के अगर वायलेशन में किसी मुसलमान ने कदम उठाया, आर्टिकल 25 का उल्लंघन किया है, तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन कोई बता दे आपके पैनल पे कि आर्टिकल 25 का क्या वायलेशन हुआ है? आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं हुआ है, पोस्को का वायलेशन हुआ है। आप सख्त कदम उठाइए। सब इंस्पेक्टर नजीर है। मुसलमान हिंदुस्तान का, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। रमनीक मान जवाब दे रहे, बकई साहब आ रहा हूं, कभी जगत गुरु आ रहा हूं। रमनीक मान जवाब दे रहे अतीकुर रहमान को। रमनीक मान जवाब दे रहे। इंस्पेक्टर नजीर उर्दू की तहरीर पे साइन करा रहे हैं। ये कौन सा आर्टिकल 25 है भाई? क्यों? ये कौन सा आर्टिकल, कौन सा, ये संविधान की कौन सी धारा में होता है कि पढ़ के नहीं बताया क्या लिखा है? ऐश्वर्या भाई, इसका जबरन करते हो, रात को 10-10 बजे तक कोटे चलाते हो। जवाब देना चाहूंगा। दीजिए रहमान साहब आप। नहीं सुनिए। और आप बताओ, ये महफूज नाम का जो आदमी था जिसने रामपुर में 2 सिख लड़कों का एक एक करके प्लीज, एक कौन सी धारा के तहत था? क्यों बने हुए? कौन सी धारा के तहत हुआ बताओ? क्यों बने हुए हैं आप जज? आप क्यों बने? आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कैसे कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बोलते ये एलजे का केस है? आपको क्या तकलीफ है एडमिट करने में? कह दीजिए फ्रिंज है, हम करेंगे। ये फ्रिंज एलिमेंट है, कह दीजिए। ये एंटी सोशल एलिमेंट है, कह दीजिए। आपको कहने में क्या तकलीफ है? आपको कबूल करने में क्या तकलीफ है? और सुनो, एक बात बताओ, ये वैली का इंसिडेंट है, ओमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये कहां है सब? कहां है गुलाम नबी साहब? क्यों नहीं कंडेम करते? नहीं, क्या मुंह में दही जम गई इनके? क्यों नहीं करो, क्यों कंडेम नहीं करते? की बात की, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। ऐश्वर्या दीजिए। ऐश्वर्या, मैं उर्दू स्टेटमेंट, एग्रीमेंट नहीं, स्टेटमेंट। उर्दू श्रीनगर का अगर यह मामला है तो उर्दू वहां की बेसिक लैंग्वेज है जो कि हिंदू भी इस्तेमाल करते हैं। तो पढ़ के बताओ। हिंदू भी उर्दू जानते हैं, तो पढ़ के बताओ, तर्जुमा करके बताओ, तर्जुमा करके बताओ कि ये है। जबरन साइन करवाओगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दोगे? ऐसे नहीं चलेगा साहब। आप किसी फैसला दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको समझ आ रहा है ये? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। सरदार आरपी सिंह जी, अब तो सरदार आरपी सिंह जी और एडवोकेट असगर खान साहब, 19 की जीके साहब, ये प्लीज सुनिएगा। मंजीत सिंह जीके जी सुनिएगा। हसनैन बकई, सरदार आरपी सिंह, मैं आपको बता रहा हूं, यूपी में जो हुआ था ना, उसके तार सरदार साहब जाकिर नायक से जुड़ गए। उसके तार जाकिर नायक से जुड़ गए। ये एक वेल प्लान्ड तरीका है। असगर खान साहब, आपने कहा था अतीकुर रहमान मेरे से कि अगर पता लगा तो आप कंडेम करेंगे। वकील साहब, पेन तो मैं भी उठा लूंगा, पेन नहीं है, बात पेन उठाने की नहीं है। जो वो कश्मीर में उन बेटियों के साथ हो रहा है
जबरदस्ती वो यूपी में भी हो रहा है। कहलवाइए का काम आप ना गलत करें। बात मत कहलवाइए हमसे। आप समझिए। आपका काम न्यूज रिपोर्टिंग करना आप है। तो मैं क्या कह रहा नहीं है। हूँ, जो रिपोर्ट कह रही कानून है हाथ में सरदार नहीं आरपी ले सिंह, सकते। न्यूज रिपोर्टिंग मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपना काम ये कीजिए तरीके से आप पहले। लोग वायलेशन कर रहे हैं। कौन कर रहा है बताइए आप? संविधान की तौहीन कर रहे हैं। कौन? तो ये सरदार आरपी सिंह बताइए। आईन की तौहीन कर सरदार रहे हैं। आरपी सिंह आप कर रहे हैं क्या? सरदार आरपी मैं सिंह एक मोटी बात कहता हूँ, बोलिए। इस मुकदमे को आप श्रीनगर से बाहर ले आइए, इस मुकदमे को श्रीनगर से बाहर ले आइए, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा कानून कहीं और चलाइए मुकदमा। अरे आरपी आपने सिंह साहब, कठुआ का रेप अरे आरपी बस सिंह जम्मू में नहीं साहब चलाया था, आपने पठानकोट में चलाया था। मैं आपको कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, इस मुकदमे को बाहर लेकर आइए। वो बिटिया बताएगी किसने उसकी कनपटी पर बंदूक रखकर जबरन बयान दिलाया है, बताएगी बिटिया आपको। ये मुकदमा आप श्रीनगर से निकालकर आप मुकदमे को ले आइए ना पंजाब में। जगत गुरु महाराज जी का पानी हो जाएगा। जगत गुरु जी, कठुआ का मामला आप लेकर जगत गुरु कंचन गिरी जी महाराज की बातें करिए। महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा चंडीगढ़ से लाइव है। मत करिए। आप मुझे बताइए महाराज, कोई भी मजहब, कानून को समझ मैं हर बार ये कहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब मंजीत सिंह जी के ने कहा, रमनीक मान ने कहा, हसनैन बकई भी है मेरे साथ, वो भी कह रहे हैं ये गलत है। लेकिन बाबा ये बताइए, अगर यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक ऐसे होगा, बच्चियों के, अब जैसे सरदार आरपी सिंह कह रहे हैं कि बच्चियों के कनपटी पे बंदूक रखी जाएगी, डरा दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि ये ठीक है, तो कैसे चलेगा? इससे तो सौहार्द बिगड़ता है, इससे रिलीजियस जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ में रहते हैं, ये कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग उसको बिगाड़ रहे हैं। बाबा बेटा ऐसा है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, क्योंकि बेटियां सबकी साझी हैं। हाँ, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि अभी बात कर रहे थे कि संविधान, तो असलाम वाले संविधान को कहां मार रहे हैं? जब उन्होंने भारत माता का विरोध करना है, वंदे मातरम का विरोध करना है, 4 शादियां 16 बच्चे पैदा करने हैं, तो वो कुरान लेते हैं। हमारा संविधान थोड़ी इजाजत देता है 4 शादियां 16 बच्चे की। संविधान में नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ। कादरी साहब, एक कानून लाया जाए, आप तो मान लो, और ये धर्म परिवर्तन के लिए सख्त सजा दी जाए। संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये बोलो, सख्त सजा दी जाए, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं। अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। संविधान ये 4 शादियों की पुरानी कैसेट दोहरा के हमारा संविधान 4 शादियों की इजाजत 16 बच्चों की इजाजत नहीं देता। अगर कोई किडनैपिंग करता है तो गलत है, ये नफरत नहीं है, ये सच्चाई है, तो गलत है। कादरी साहब, एक सिंपल सा सवाल है, तो गलत है। भारत माता का मैं एक सवाल आप सबसे पूछ रहा हूं। हसनैन बकई चुप है अभी तक। उस समय आप हसनैन बकई, मान साहब आ रहा हूं, देखिए ये बहुत संवेदनशील। हसनैन बकई, क्या कोई भी मजहब हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, भारत देश में कोई भी मजहब डरा धमका के पहली बार जबरन धर्मांतरण की अनुमति देता है? नहीं। क्या कोई भी मजहब कनपट्टी पे बंदूक रख के शादी कराने की अनुमति देता है? हसनैन बकई बताइए आप, हसनैन बकई देता है क्या? हरगिज नहीं। देखिए हसनैन बकई अतिकुर रहमान, मैं एक चीज सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जबरन किसी भी चीज का, किसी भी धर्म का परिवर्तन करवाना, ये खासकर इस्लाम ही नहीं बाकी दीगर मजाहिब में भी जायज नहीं है। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो सिख भाइयों के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो हुआ है उसकी मैं निंदा करता हूं और उनको आश्वासन नहीं बल्कि यकीन इस चीज का दिलाता हूं कि हमारा पूरा का पूरा सूफी समाज और सूफी इस्लामिक बोर्ड आपके साथ जम्मू और कश्मीर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको जिस भी किस्म की जरूरत हो आप वहां पर हम लोगों को आवाज दीजिएगा, हम लोग वहां पर आपके साथ खड़े हैं। तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत है, उस शिद्दत को खत्म करने के लिए वहां पर सूफीवाद का सबसे बड़ा बढ़ावा वहां पे होना चाहिए जिसके जरिए से ये शिद्दत खत्म हो सके। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट में से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर उस सिख बच्ची के साथ वहां पर किसी किस्म की कोई भी गलत ऐसी चीज की जा रही है जो उसके हक को मारा जा रहा है, उसके खानवादे को मिलाया नहीं जा रहा है, तो कम से कम वहां का केस किसी और स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि किसी किस्म की कोई दिक्कत उन भाई को, उन बहनों को न हो कि जिसका सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है कि अपने भाई से नहीं मिल सकते, अपनी मां से नहीं मिल सकते या अपने बाप से नहीं मिल सकते। और मैं कंडेम करता हूं इस चीज को कि अगर ये सिख बहन के साथ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में किसी के साथ भी लालच देकर, दबाव बनाकर, धमकाकर, डराकर अगर ये चीज की जाती है तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा शख्स ना तो खुद मुसलमान है कराने वाला, और अगर कोई शख्स ऐसा करके कबूल भी लालचवश करता है तो वो मुसलमान हो नहीं सकता।
मंजीत सिंह जी के बोल रहे हैं, बोलिए मंजीत सिंह जी के, मंजीत सिंह जी के बोलिए। हाँ सर, ऐसा है कि जैसे 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 मेरे को एक चीज़ की हैरानगी हो रही है कि जब 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 बाहर के हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में हालात बिगड़े, हमने 40 से ज़्यादा कश्मीर की बच्चियाँ महफूज वापस कश्मीर छोड़ के आते हैं, उनके घरों तक छोड़ के आते हैं। लेकिन आज जो कश्मीर के बड़े सियासी कद के लीडर हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे, वो क्यों कंडेम नहीं कर रहे, वो क्यों वोट बैंक का चश्मा डाल के आज मिनॉरिटी के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? मैं समझता हूं कि ये एक बुजुर्ग के साथ जबरन शादी कर दी जाए, बच्ची मेंटली अपसेट हो और उसके माता पिता को मिलने ना दिया जाए। मैं समझता हूं कि यह केस वाकई जैसे आरपी सिंह ने बोला, यह जम्मू कश्मीर से बाहर लेके आइए, हमें भी तसल्ली हो जाए कि अगर हमारे में कोई नुक्स है तो हमें पता लग जाएगा। लेकिन एक नेचुरल जस्टिस के लिए रास्ता तो दीजिए। वहां पे सिख दहशत में रहते हैं। आज भी जो जम्मू कश्मीर में सिख बैठे हैं वो अपनी आवाज से नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है अगर जम्मू कश्मीर में रहना है तो उन्हें एक लाइन क्रॉस नहीं करनी है। उनका दर्द हम जानते हैं, क्योंकि ये पहला केस नहीं, आज से 2 साल पहले, आज से 4 साल पहले मैंने सेम केस जाके लड़ा और वो बच्चियों को वापस घर लेके आया था। इसलिए वहां पे ये रूटीन है, ये कोई नया काम नहीं है। बताइए अब मेरे को अयाज खान साहब, अहमद अयाज, आरपी सिंह जी मान साहब आ रहा। मैं मंजीत सिंह जी को बोलिए। मंजीत सिंह जी, एक सेकंड अयाज साहब कुछ कह रहे हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी एज कम्युनिटी आपके साथ है। कहीं कोई ऐसा कम्युनिटी से एज मुसलमान ये नहीं है कि खुदा ना करे कि ऐसी कोई ऐसा कोई मसला पैदा हो। जहाँ जैसे मैंने बता दिया कि इसको सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान देखना चाहिए। अगर जैसे किसी और पैनलिस्ट, रमनीक मान आपसे सहमत नहीं है, रमनीक मान सहमत नहीं है आपसे, रमनीक मान, सरदार आरपी सिंह आ रहा हूं उसके बाद, रमनीक मान आपसे सहमत नहीं है, रमनीक मान कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। रमनीक मान बोलिए। सुनिए, मेरी आपसे दरखास्त है, बोलिए मान साहब, लैंग्वेज जो है ना, ये मेरी दरखास्त है, सुनिए साहब, सुनिए प्लीज, सुनिए भाई, हम तकलीफ में बात सुनिए। ऐसे नहीं होता जैसे आप एकदम ही एक तरफा बात करी जाएंगे। आप ये फ्लावरी लैंग्वेज है ना, ये खुशबू फैलाने की आप शब्दों के माध्यम से, अपने लफ्जों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। जमीन पे आइए जरा और मुझे बता दीजिए, मैं आपके यहाँ पे जो नुमाइंदगी करते हैं कश्मीर की, जो श्रीनगर की नुमाइंदगी करते हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, गुलाम नबी आजाद साहब हैं, और कितने लोग हैं। किसने इसकी मजम्मत करी, किसने इसके खिलाफ बोला, किसने आवाज उठाई? आप कह रहे हैं कि आप मुझे यकीन दिला रहे हैं, यकीन कैसे करें, यकीन कैसे? 1 मिनट रुकिए, नहीं सॉरी नहीं, आई एम नॉट टेकिंग योर अपॉलॉजीज, नो आई एम नॉट टेकिंग योर अपॉलॉजीज। फिर आप कहाँ पे, आप कहाँ पे? मैं श्रीनगर में हूँ, आप कहाँ पे साहब? साहब आप कहाँ पे? मैं श्रीनगर में हूँ, आप कहाँ पे? मैं इस लड़की के परिवार से मिल के आया हूँ, आप कहाँ पे? तकलीफ में हो लोग, करते हो, तकलीफ में हो लोग, और ये सिलसिला है, ये एक फ्रिंज इंसिडेंट नहीं है, ये सिलसिला है, सियासी मामला है। इसके पीछे मोडस ऑपरेंडी है। आप लोग मानते क्यों इस बात को, इसकी तकलीफ क्यों है इस बात को मानने में कि आपके लोगों के अंदर यहाँ पे फ्रिंज एलिमेंट्स है, एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो छोटी उम्र की लड़कियों को, गैर मजहब की लड़कियों को इंट्रैप करते हैं अगर कोई गलत और जबरन उनसे निकाह करते हैं, गन पॉइंट पे करें, चाकू के पॉइंट पे करें, किसी तरीके से ब्लैकमेल करके करें। आप इस बात को, आपको एक्सेप्ट करने में क्या तकलीफ क्या होती है बताइए? कादरी साहब बोलिए। रिफॉर्म करने का कादरी साहब पहला कदम होता है एक्सेप्ट करना। When you accept a mistake, then you reform it. आप इसको मान नहीं चाहते कि नहीं, कोई मान नहीं रहा। एक सेकंड बोलिए कादरी साहब बोलिए। कोई जुल्म हुआ है तो हम हमेशा साथ है, लेकिन एक एंटी सोशल एलिमेंट्स का किया हुआ काम या कोई गैर कानूनी किया हुआ काम एक अलग बात है। मंदिरों में भी रेप केसेस हुए हैं, क्या बोल रहे हैं आप? जो है ऐसी हरकतें भी हुए हैं, तो जो गलत है उसको हम गलत कहेंगे, लेकिन कम्युनिटी को उसके ऊपर टैग नहीं करना चाहिए। सरदार आरपी सिंह, कादरी साहब, आयत 2 सुनिए कादरी साहब सुनिए, बोलिए। कुरान क्या कहता है वो बता दीजिए। सूरह 2 आयत 221 मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। क्या कहते हैं? और मुशरिक औरतों से विवाह ना करो जब तक वह ईमान ना लाए, और एक मोमिन दासी अधिक अच्छी है एक मुशरिक स्त्री से नहीं। यही हुआ यहाँ पर। आपने
जबरन किया उसका कन्वर्जन। आपको विवाह करना था, देखिए आप यहाँ पर गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मुसलमान औरत शादी के लिए मैंने पवित्र कुरान से पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है पवित्र कुरान से। असगर खान साहब, रमनीक मान रोक रहा हूँ, असगर खान साहब, एडवोकेट असगर खान, एडवोकेट असगर खान, एडवोकेट असगर खान साहब जी, मान साहब, हमारा देश है। एडवोकेट असगर खान, रमनीक मान। एक तो सरदार साहब मैंने समझा, आरपीजी सुना मैंने, आरपीजी सुना मैंने, एडवोकेट असगर खान, रमनीक मान। दूर तक जाएगी। आप ये एक एक करके प्लीज, एक एक करके। हदीस में सूरह में ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि गैर मोमिन औरतों को किस तरह से। एडवोकेट असगर खान साहब के जंग रमनीक मान बोलने दीजिए उनको, रमनीक मान बोलने दीजिए, फिर काउंटर कीजिए। जी के साहब आ रहा हूं, इस्तेमाल करने के तरीके। असगर खान को बोलने दीजिए भाई, वकील साहब को बोलने दीजिए। आप ये क्या बातें कर रहे हैं यार? मान साहब उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। मैं आपके पास आ रहा हूं। एडवोकेट असगर खान साहब बात अपनी पूरी कीजिए। मान साहब ऐसे गुस्सा करने से बात नहीं बनेगी। बोलिए मान साहब, एक तो देखिए 2-3 हिस्सों में आपने बात को बांट दिया है। एक सियासत में, फूल बरसाऊं एक धर्म में और एक कानून में। मैं सिर्फ के ऊपर फूल बरसाऊं। अरे सुन तो लीजिए, आप बोलते हैं सिर्फ, सुनते नहीं है। अरे सुनिए भी तो, सुनने की भी जरूरत रखिए। आप खाली बोलते रहते हैं। हम आपको राय दे रहे हैं, हम आपको मशवरा दे रहे हैं। आप कानून की बात करते हैं कि वहां से केस निकाल लिया जाए, कानून है इसका। हम एडवोकेट होने के नाते आपको बता रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट चाहिए। अरे सुन लीजिए, हम सक्षम हैं। अरे सुन लीजिए, सुना वकील साहब, हम सक्षम हैं, हम कर लेंगे। मशवरा नहीं चाहिए। हाँ, आप चाहिए सुप्रीम कोर्ट चाहिए। हम तो बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आप बात तो सुनने को तैयार है नहीं। जो दिल में आता है कहते रहते हैं, बात पता है नहीं। बोलिए, आप सियासी बात करते हैं। बोलिए, ये एक एक करके भाई बोलिए। मैं इसको आप सियासत करते हैं आपके ऊपर। एक आप सुनने को तैयार नहीं है। अगर सुनेंगे तो हल निकलेगा ना। अगर कानून की बात करते हैं, वहां से केस निकाला जाए, केस निकालिए, सुप्रीम कोर्ट चाहिए। हम आपको बता रहे हैं, ट्रांसफर कराइए दूसरी जगह। दूसरी बात, आप सियासी बात करते हैं, धर्म की जगह ये लंबे तरीके बताओ आप मेरे को। जबरदस्ती कहीं ये लंबे तरीके बताओ। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, इस्लाम में हम कोई तो करेंगे जबरदस्ती बंदूक नहीं की है। नोक पे जो करेंगे। अब रमनीक मान जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए। कैसा मशवरा है भाई? अब रमनीक मान जवाब दे रहे हैं, एडवोकेट साहब। ये कैसा मशवरा है भाई? असगर खान साहब अब जवाब आ रहा है, जवाब। शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, ऐश्वर्या जी, सुप्रीम कोर्ट। बोलिए एडवोकेट साहब, आप सुधरिए ना, झूठ बोल रहे हैं आप और उलझाइए इसको। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप सुधरिए पहले। जो गन पॉइंट पे गलत काम करते हैं, सब अच्छे बुरे लोग सब जगह मौजूद है। मान साहब, सिंह साहब, समझने की कोशिश कीजिए। सब जगह आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। इंडिविजुअल से बात मत करिए, कौम के ऊपर बात मत करिए आप कि कौम ऐसा करती है, कौम वैसा करती है। ये इंडिविजुअल लोग हैं। अगर कोई गलत करते हैं, मंजीत सिंह जी के गलत हुआ, मंजीत सिंह जी के खड़े हैं। लेकिन मंजीत सिंह जी के जवाब दे रहे, सरदार आरपी सिंह आ रहा हूं। मंजीत सिंह जी के बताइए। कहीं आप कानून को तो मानिए, संविधान को मानिए, कोर्ट के ऑर्डर को आप नहीं मानते। जी के साहब बताइए। हिंदुस्तान के संविधान को आप नहीं मानते। सरदार आरपी सिंह जवाब दे रहे हैं। सरदार साहब वो कह रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट आइए। मैं जवाब दे रहा हूं, दीजिए हमको। मैं बताता हूं जी। हम गुजारिश कर रहे हैं एलजी जम्मू कश्मीर से। जत्थेदार अकाल तख्त साहब ने चिट्ठी लिखी है और कहा है जिस प्रकार का कानून मध्य प्रदेश और यूपी में धर्म परिवर्तन के खिलाफ है, उस प्रकार का कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो। अगर बेटियों के साथ जबरदस्ती करनी होगी तो उनके माँ बाप की कंसेंट के बिना नहीं होगा और यह कानून वहां पर लाना चाहिए। अब हमारे लिए हुक्मनामा है जत्थेदार अकाल तख्त साहब का और हम इसको परस्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी यूपी और मध्य प्रदेश जैसा कानून आए, ताकि ये जो लव जिहाद का मामला, ये जो आप धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है, ये तुरंत वहां रोका जाए। अतीकुर रहमान साहब बताइए, अगर सबकी बहू बेटियां, सबकी बच्चियां, जैसे जगत गुरु जी ने भी कहा, पंजाबी में कहा उन्होंने कि बेटियां सांझी होती हैं, सबकी बेटियां बराबर होती हैं, तो अगर सबकी बेटियां सुरक्षित हैं तो इसमें क्या किसी को भी हिंदुस्तान में दिक्कत होगी? अतीकुर रहमान साहब आप बताइए, आप तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप मुझे बताइए, किसी को दिक्कत होगी क्या? कोई शक शुबा होगा? बड़ी खूबसूरती से ये कहा कि इलीगैलिटी कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम आपको वादा कर रहे हैं सिंह साहब, आप कुरान का हवाला दे रहे हैं ना,
मैं भी कुरान का हवाला दे रहा हूं, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 99, जहां अल्लाह ताकीद करता है कि अगर मजहब के नाम पर आपने जोर जबरदस्ती की तो अल्लाह इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप कोई भी मजहब नहीं करता है, कोई भी मजहब। बता रहा हूं, हमारे मंजीत सिंह जी के बाबा 14 जगत गुरु पंचानंद जी कानून बताया है आपको। बाबा कोई भी मजहब। मैं ये कहता हूं, बोलिए जीके जी बोल रहे बकई साहब आ रहा हूं। जो आयात कुरान की ये पढ़ के सुना रहे हैं, हाँ जी, मैं समझता हूं कि उसको लेटर एंड स्पिरिट में मानना चाहिए। जो आयात इन्होंने कुरान शरीफ की मुकद्दस कुरान शरीफ की पढ़ के सुनाई है, उसको लेटर एंड स्पिरिट में मानना चाहिए। आप कुरान शरीफ कुछ कह रही है, हो कुछ रहा है, और उस पे बड़े बड़े जो नेतागण हैं, वहां पे जो बड़े बड़े मैं समझता हूं मौलाना साहब हैं, वो क्यों चुप हैं? अगर कुरान को नहीं फॉलो किया जा रहा तो उसके लिए बोलते क्यों नहीं है? मैं सुन लीजिए अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी आप बोला उन्होंने, केसेस को अतीकुर रहमान प्लीज है, इससे पहले बहुत सारे केसेस हो चुके हुए हैं। मंजीत सिंह जी के को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मंजीत सिंह जी क्या आप अपनी बात पूरी कीजिए। रमनीक मान बोलिए जी के साथ। मैं ये कहता हूं कि जो इन्होंने कुरान शरीफ का हवाला दिया है, हाँ जी, उसको मानना चाहिए। कुरान शरीफ को हम सब मुकद्दस मानते हैं, सारे धर्म ग्रंथ हमारे लिए मुकद्दस है, और कुरान शरीफ जो कहती है उसको माना क्यों नहीं जा रहा? उसको लेटर एंड स्पिरिट में माना क्यों नहीं जा रहा? ये पहला केस नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर के कई केस अपने रहते हुए लड़ चुका हूं, वहां के लोगों को परेशान होते देख चुका हूं। यहां पे तो ऐसा भी माहौल बना दिया गया था कि गुरुद्वारे के बाहर झंडा उतारने के लिए भी, निशान साहब उतारने के लिए भी हसनैन बकई समझता हूं कि अगर कुरान शरीफ जो बोल रही है, कुरान शरीफ जो कह रही है, उसको लेटर एंड स्पिरिट में मानना चाहिए। मैं बार-बार ये कहता हूं कि जो लोग इसको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते थे, बार-बार रमनीक मान में आ रहा हूं, सरदार आरपी सिंह आ रहा हूं, लेकिन हसनैन बकई ये एक ऐसी असलियत है जो किसी मजहब नहीं, ये कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ नहीं देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में किसका कन्वर्जन जबरन 100 रुपए देके 500 रुपए देके कौन से धर्म में होता है, यहां बैठ के कोई ऐसा आदमी नहीं होगा रमनीक मान जिसको पता नहीं होगा ट्राइबल्स के साथ क्या हो रहा है। अतीकुर रहमान जी आप तो इतनी किताबें पढ़ते हैं, आपको पता है। बकई साहब बोलिए। हसनैन बकई। ऐश्वर्य जी मैं एक क्लियर कट आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि देखिए हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो विदेशों से पैसा लेकर इस किस्म के काम आ गए। आप पॉइंट पे आ गए बकई साहब, बहुत सी चीजें ये आप पॉइंट पे आ गए। बोलिए ऑन मीडिया नहीं कहना चाहते हैं। ऐसी संस्थाओं को जो कि संदिग्ध संस्थाएं हैं, सरकार हमसे पूछे, हम बताते हैं उनको कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो संदिग्ध हैं, जो पाकिस्तान या तुर्की या अफगानिस्तान या किसी भी ऐसी कंट्री जो कि हमारे हिंदुस्तान की मुखालिफत में या हिंदुस्तान के खिलाफ इस किस्म के षड्यंत्र रचते रहते हैं, हम उनको सबूत प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे साथ खड़े हुए हम उनके साथ बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं। दावत इस्लामी पाकिस्तान की संस्था है जो कि हिंदुस्तान में ऐसे नज़ीर खान साहब बात पूरी होने दीजिए। हुकूमत के खिलाफ है, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। ऐसे संस्थान जहां पर पाकिस्तान के लोग आकर यहां पर फ्री आराम से घूमते हैं, उनको बंद होना, वो उनकी आवागमन बंद होने चाहिए। और ऐसे लोग जो विदेश के, ऐसे लोग जो तुर्की से या चाइना से या पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से ऐसी जगहों से हिंदुस्तान में आकर सिर्फ जियारत के तौर पर या लोगों के दरमियान जाना चाहते हैं, जाकर चाहे जम्मू कश्मीर में जाते हो, चाहे वो केरला में जाते हो, चाहे वो कर्नाटक में जाते हो, ऐसे वहाबी देवबंदियों को हिंदुस्तान में बैन होना चाहिए। तीसरी चीज बात पूरी होने दीजिए, आ रहा हूं। वहाबिज्म आतंकवाद का बैन होना, उस वक्त तक ये चीजें बंद नहीं होंगी जब तक यहां से इस आतंकवादी संस्था या जिसको वहाबिज्म देवबंदिज्म कहा जाता है, जब तक ये बंद नहीं होगी। तीसरी चीज एक मैं साफ तौर से आपके सामने वाजे करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की जगह हरगिज नहीं है कि जो जबरन लालच के तौर पर
या डराकर, धमकाकर, या अपने इनके खानवादे को पैसा देकर या किसी तरीके से इस्लाम कबूल करवाते हैं। या तो वो खुद मुसलमान नहीं है, और जो ऐसा कर रहा है लालच के तौर पर भी या डर के तौर पर भी, वो मुसलमान नहीं हो सकता। मैं सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपको बताते हैं कौन संदिग्ध है, किसके पास क्या चीज है, हम आपको बताते हैं। हिंदुस्तान से आतंकवादी ऐसी संस्थाएं जैसे कि जो कि पाकिस्तान समर्पित हैं, जो कि पाकिस्तान के या पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तुर्की की ऐसी संस्थाओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, उनको बैन होना चाहिए। अगर ये बैन नहीं होंगे तो हिंदुस्तान में कलह होता रहेगा, हिंदुस्तान इस चीजों का सामना करता रहेगा और हम लोग ऐसे ही डिबेट करते रहेंगे। हम लोग डिबेट नहीं करना चाहते, अब एक्शन चाहते हैं हिंदुस्तान की सरकार से। मोदी साहब से ये कहना चाहते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो मैं योगी जी से ये कहना चाहता हूं कि आप उन संस्थाओं को बैन करो कि जिन संस्थाओं के ताल्लुकात अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की जैसी संस्थाओं के साथ है, और जो संदिग्ध गतिविधियां हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं। डिबेट से कोई फायदा नहीं होने वाला, एक्शन हो तब हम लोग इस चीज पर बिलीव करेंगे कि हाँ, एक्शन के बिना पर हम इस चीज का समर्थन करते हैं। मैं मंजीत सिंह जी फिर से एक बोलिए बात जो जबरन लालच के तौर पर इस चीज का मैं ये चाहता हूं कि जो कानून मध्य प्रदेश में है, जो कानून उत्तर प्रदेश में है, जो कानून राजस्थान में है, वो कानून जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, क्योंकि हम असगर खान साहब क्या दिक्कत है अगर वो कानून आ जाएगा तो? असगर खान साहब क्या दिक्कत है जो मंजीत सिंह जी के कह रहे हैं कानून आ जाएगा, क्या दिक्कत है? असगर खान बताइए क्या दिक्कत है? कानून आ जाएगा तो क्या दिक्कत है? असगर खान बताइए। ऐश्वर्य भाई एक बात सुन लीजिए। जी बताइए जनाब। पहले तो मैं मौलाना का बता दूं, सूफी मौलाना साहब, इनको मेरी अपनी राय है, ये तो मेरी अपनी सोच है कि मौलाना बहुत काम के आदमी है, इनको यहीं से आपके स्टूडियो के बाद, प्रोग्राम के बाद कस्टडी में लेना चाहिए। इनको अगर ये सब कुछ मालूम था कि इतने जमाने से इतनी ऑर्गेनाइजेशन हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, तो इन्होंने आज तक क्यों नहीं बताया? इनके क्या लिंक है उनसे? इनको कस्टडी में लेके इनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जहां तक कानून की अगर आप बात कर रहे हैं, जहां तक कानून की आप बात कर रहे हैं, मंजूर खान साहब कस्टडी में आने वाले हैं। आप लोग पहले से मौजूद है, संस्थाओं का सपोर्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर बैठकर सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप कस्टडी में होने चाहिए। हम तो सीना ठोक के बताते हैं कि जाओ सहारनपुर, क्या AK-47 बरामद नहीं हुई, क्यों PFI तुम आतंकवाद समर्पित संस्थाओं को चलाने वाले हो, कस्टडी में तुम होने चाहिए। आप क्या उन मदरसों, क्या उन वहाबी मदरसों से क्या AK-47 बरामद नहीं होती? क्या बम बरामद नहीं होते? क्या कश्मीर के अंदर AK-47 लेकर वो वहाबी आतंकवादी, वो देवबंदी आतंकवादी, वो वहां पर दहशतगर्दी नहीं फैलाते? अरे कस्टडी में तुम होने चाहिए। जो तुम ये कह रहे हो अपने घर की तलाशी दो, लोग तुम्हारे, अरे तुम उनको सपोर्ट करते हुए इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, वहाबियों को सपोर्ट करते, आतंकवादियों को सपोर्ट करते। निकलेगा रमनीक मान बताया तुमने? अब मैं बताता हूँ बोलिए। मैं बताता हूँ, प्लीज एक सेकंड शांत हो जाइए वकील साहब, एक मिनट प्लीज, एक मिनट शांत हो जाइए, बात सुनिए अब ध्यान से, एक मिनट शांत हो जाइए। थैंक यू, विदाउट इंटरप्शन प्लीज बोलिए। मेरी आपसे दरखास्त है, प्लीज एक मिनट है विदाउट इंटरप्शन। वकील साहब मेरी बात सुनिए। वकील साहब पहले तो आप डेढ़ छाने मत बनिए। सुनिए वकील साहब मेरी बात सुनिए, पहले तो आप डेढ़ छाने मत बनिए। आप ये मत कीजिए इनको कस्टडी में लीजिए, आप ये कहिए कि इनको विसल ब्लोअर प्रोग्राम के तहत प्रोटेक्शन दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो सुनिए, अरे डेढ़ छाने वकील साहब सुनिए, डेढ़ छाने वकील साहब सुनिए, अरे सुनो, ये सुप्रीम कोर्ट घुमा रहे हो आप मेरे को, आप सुनिए। अरे वकील साहब सुनिए, सुनो वकील साहब, अब मैं बताता हूँ ऐश्वर्या, अरे भाई ये ऐसे दोगले लोग सिर्फ इस तरफ नहीं है, इधर भी हैं। ये नवजोत सिंह सिद्धू, सुनो यार मेरी बात, अरे चिल्लाना बंद करो वकील साहब। अरे डेढ़ छाने वकील, बात सुनो, अब चुप करके सुनो, आप बहुत सुना मैंने आपको। कभी आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हो, कभी किसी विसल ब्लोअर को कस्टडी में लेने की बात करते हो, शर्म नहीं आती आपको? किताबें पढ़ी नहीं है। सुनो, आप मैं बताता हूँ आपको, सुनो बात को, सुनो, चिल्लाओ मत, बात सुनो। एक नवजोत सिंह सिद्धू है, वो बाजवा को जफियां डालता है, इमरान खान को जाके जफियां डालता है, उनकी शान में कसीदा पढ़ता है। क्यों नहीं बोलते? ये सिरसा साहब चले गए, एक मिनट ऐश्वर्या बोलने दीजिए। बोलिए ऐश्वर्या बोलने दीजिए। मुद्दा नहीं है हमारा आज का। रमनीक मान बोलिए।
ये मुद्दे पे रहिए, मान कुछ साहब, इसके मुंह में नहीं जम गई है। अतीकुर रहमान भाई, सिरसा साहब, ये है नहीं सिरसा साहब यहाँ पे। अरे मैं मुद्दे पे हूँ, मैं सिखों की बात। अच्छा उनको बात तो बोलने दीजिए, आप अतीकुर रहमान जी उनको बात बोलने दीजिए, आपके पास आ रहा हूं। आप जजमेंट मत दीजिए यहाँ पे बैठ के। मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है ऐश्वर्या भाई, ये नवजोत सुनो, ये सिरसा, अरे अतीकुर रहमान सुन लीजिए मेरे भाई, कह रहे थे कि ऐसा मजहब होना ही नहीं चाहिए। अतीकुर रहमान एक एक करके प्लीज, क्यों भाई, प्लीज वेट, क्यों भाई दूसरे को कहते हो, आपको शर्म नहीं आती? और यहाँ पे भी आके क्रेडिट फॉर सिर्फ, यहाँ पे भी आके सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और सुनो भाई मेरी बात सुनो, आप जब आप मौलाना साहब, अतीकुर रहमान प्लीज वेट, उनको विसल ब्लोअर प्रोग्राम के तहत प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ये होना चाहिए। आप किसकी तरफ हो? आप किसकी तरफ हो? आप उन लोगों की तरफ हो जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बच्चियों को, या आप उन लोगों की तरफ हो जो इन लोगों को एक्सपोज करने में है? आप जरा एक बार सीधी लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए। वकील साहब और डेढ़ छाने मत बनिए, कानून के ज्ञाता आप होंगे, हम लोग समाज के लोग हैं, हमको पता है कानून के अलावा, संविधान के अलावा समाज में क्या कुछ हो रहा है। अपनी जुबान से आप बात करते हैं कुरान मजीद की, हदीस की, आपने कब माना कुरान मजीद को, हदीस को? तुम्हें आप सुनो, आप संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, और माफ करना गुस्ताखी कर रहा हूं, माफ करना गुस्ताखी कर रहा हूं, कुरान मजीद के अंदर लिखी आयतों की भी आप धज्जियां उड़ाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। रिलैक्स 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 रिलैक्स, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सरदार आरपी सिंह, और आप इस बात, सरदार आरपी सिंह यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मान साहब, सरदार आरपी सिंह, सारे मजहबों को साथ में रहने के लिए ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि हम सब एक साथ रहें। ये कुछ लोग हैं, असगर खान साहब, कादरी साहब, जैसा आपने कहा ना, पूरी कौम को नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन लोगों को साथ आ जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए पूरे को। अहमद अयाज साहब, अगर आप श्रीनगर में हैं तो रमनीक मान श्रीनगर में है, आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के। 10 सेकंड सरदार आरपी सिंह, एंडिंग कमेंट सरदार आरपी सिंह, 10 सेकंड सरदार आरपी सिंह, समय कम है, 10 सेकंड सरदार साहब। देखिए हमारी कौम ने सदा सरबत का भला चाहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। परंतु ये ऐसा विश्वास नहीं करते, हम तो सबको बराबर लेकर चलते, सबको बराबर, बिल्कुल सबको बराबर लेके चलते हैं, और मंजीत सिंह जी के लेके चलना चाहिए बकई साहब, कादरी साहब, सबको साथ आना पड़ेगा, तभी ये लोग जो हिंदुस्तान में गड़बड़ी चाहते हैं फेल होंगे। आप सब साथ आइए और जाकिर नायक जैसे लोगों को खदेड़ दीजिए और इनके पिट्ठुओं को खदेड़ दीजिए भारत से बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका पूछता है भारत में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।